कूलाम का नियम देखते हैं, आओ देखें, बढ़िया आराम से समझिए। देखो कूलाम का नियम, कूलाम ने नियम दिया था, कूलाम एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बल, आवेशों के बीच जो बल लगता है उसका एक व्यंजक दिया था। उन्होंने बताया कि F अनुक्रमानुपाती होता है Q1 इंटू Q2, और दूसरा दिया उसने, उसी में बोला और तथा दूसरा बताया इसी में F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि हम कैसे इक्वेशन से परिभाषा बनाते हैं, कैसे हम समीकरण से परिभाषा बनाते हैं। तो आपको अब इससे परिभाषा बना लेनी है। यदि आपको इतना दिमाग में है तो आप परिभाषा बड़े आराम से बना सकते हैं। देखो यदि मैं परिभाषा को बोलूं तो आप ज्यादा लंबे टाइम तक इसको याद नहीं कर सकते, रट्टा मारना पड़ेगा, फिर भूल जाते हैं, रटना नहीं है इसको। देखो हम कैसे बनाएंगे इसकी परिभाषा, उसको देखते हैं। पहले हम देखें कि F क्या है। हमने ये देखा था ना कि हम बाएं से इस तरफ से चलते हैं, देखो इस तरफ से बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, हम ऐसे खड़े हुए हैं तो बाएं से दाएं की ओर जाते हैं और बोलते जाते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फिर क्या करते हैं हम, इनके बीच में जो चिन्ह है उल्टा आते हैं, फिर दाएं से बाएं की ओर, और चिन्हों के पहले के बोलते हैं और चिन्ह का नाम लिया, और चिन्ह का नाम, चिन्ह के पहले के बोला और चिन्ह का नाम लिया और चले आए इस साइड, बस बन जाती है इसकी परिभाषा। तो देखें अपन, वो तो आइडिया हमारे दिमाग में बैठ गया, लेकिन अभी पता नहीं कि F क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है और R² क्या है। F यहाँ है जो वही F ऊपर है, तो हमको इनको समझना पड़ेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तभी तो हम बना पाएंगे इसकी परिभाषा। तो देखो हम समझते हैं कि Q1 क्या है, Q2 क्या है, F क्या है और R क्या है, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। हम इसको नीचे साइड लिख लेते हैं और इसको समझने के लिए हम चित्र बनाते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F अनुक्रमानुपाती 1/r²। गौर से देखिएगा भैया, आप देखते बस जाइएगा, आपको अभी का अभी दिमाग में बैठ जाएगा, आप खुद बना बैठेंगे इसकी परिभाषा तुरंत। अब देखो समझते हैं F क्या है, Q क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है और R² क्या है। तो उन्होंने क्या किया, जो कूलाम थे वैज्ञानिक कूलाम, इन्होंने क्या किया, दो आवेश लिए, एक आवेश रखा और लिया और उसका नाम दे दिया उन्होंने Q1। आप कैपिटल Q1 बोल सकते हैं इसको, Q बोल सकते हैं इसको, जो आपकी मर्जी, मानना तो है इसको, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसने एक बिंदु आवेश लिया, उसका नाम दिया Q1, इस पॉइंट का नाम दिया A, जहां ये Q1 रखा हुआ है, और दूसरी तरफ एक और बिंदु लिया उसने, बिंदु लिया B, और इस बिंदु में रख लिया, इस पॉइंट में रख लिया उसने दूसरा आवेश Q2। यहाँ पे दो आवेश रखेगी, इनके बीच हमको पता नहीं है कैसा बल लग रहा है, आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। और उन्होंने दोनों आवेशों के बीच की दूरी बता दी, कितनी है, R। ये क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R। और देखते हैं F क्या है। तो ये देखो दो आवेश रखे हुए हैं, ये तो पक्का है कि इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस यहाँ पे देखें F क्या है, देखो हम Q1 को समझ चुके हैं, क्या है, आवेश है, ये क्या है, आवेश है, R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। और F को समझते हैं, F क्या है। अब दो आवेश हैं, पता नहीं कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, कि प्लस ही प्लस है कि माइनस माइनस है कि प्लस माइनस है, तो पता नहीं कौन सा बल लगेगा, हो सकता है आकर्षण लगे या हो सकता है प्रतिकर्षण बल लगे। तो यहाँ पे देखो जो F है वो आकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। क्या है F, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। बस भैया इतना समझ में आ गया ना। देखो F क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, Q1 क्या है, आवेश, Q2 क्या है, आवेश, R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। बस भैया इतना पता चल गया ना हमको। अब देखो हम बड़ी बढ़िया से परिभाषा बनाते हैं इसकी। देखो इस चिन्ह को बोलते हैं हम अनुक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं इस चिन्ह को, अनुक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं इस चिन्ह को, अनुक्रमानुपाती, या फिर इसी को बोलते हैं हम समानुपाती। क्या बोलते हैं, समानुपाती, ठीक। लेकिन यही चिन्ह, इस चिन्ह के बाद यदि इस तरफ एक बटे करके कोई संख्या दी हुई है, अनुक्रमानुपाती। इसी चिन्ह को देखो, यदि अनुक्रमान, इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। यदि यही इसी चिन्ह के बाद संख्या एक बटे करके हो,
तो इसको बोलते हैं व्युत क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? व्युत क्रमानु, आदत है व्युत क्रमानुपाती। ठीक, व्युत क्रमानुपाती। यदि आपकी संख्या इस चिन्ह के बाद एक बटे करके है तो उसको बोलते हैं व्युत क्रमानुपाती। इसी चिन्ह का नाम पड़ तो दूसरा हो जाता है व्युत क्रमानुपाती। अब चलते हैं, बढ़िया सी परिभाषा बना देते हैं, कूलाम के नियम को समझते। तो देखो हम कूलाम का नियम बनाते हैं। यहाँ से कूलाम ने क्या बताया, ये इक्वेशन यदि दिमाग में है, देखो इतनी लंबी परिभाषा दिमाग में बैठा लेने से अच्छा है कि हम इस इक्वेशन को दिमाग में बैठा लें और बड़ी आसानी से इक्वेशन को समझ लें, दिमाग में बैठा लें। हमको देखो इसको बताना है शुरुआत में, ये क्या है। तो ये क्या है, किन्हीं, देखो ये दो आवेश है ना, तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ना। देखो ये F क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो F क्या है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब Q1 और Q2, यहाँ देखो Q1 और Q2 क्या है, दो आवेश। तो देखो हम क्या बोलेंगे, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। यहाँ पे देखो उन दोनों आवेश, ये दोनों आवेश रखे हुए हैं, उन दोनों आवेश, इन दोनों आवेशों को हमने इकट्ठा करके बोल दिया इन दोनों आवेश। अब इस साइड आते हैं, चिन्ह काय का लगा यहाँ पे, गुणा का। तो उन दोनों आवेशों के चिन्ह के पहले बोलेंगे के गुणनफल, फिर क्या बोलेंगे, ये चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं हम, अनुक्रमानुपाती। एक बटे करके नहीं है तो इसको अनुक्रमानुपाती ही बोलेंगे। तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बस। दूसरा इसने इसी में बताया तथा, बन जाएगा एक बार और, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। उन दोनों आवेशों के, चिन्ह आ गया ना, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, इसी में बोलना आपको, उसने देखो F दो बार बताया ना कि F अनुक्रमानुपाती होता है ये और F व्युत क्रमानुपाती होता है ये। तो उसने F ही के बारे में फिर से बताया, तो F को फिर उसने बताया दूसरी लाइन में कि तथा। देखो हम इसके बारे में बता चुके हैं ना कि ये है क्या, ऊपर ही बोल चुके हैं ये है क्या। अब इस साइड बस का बता दीजिए, खत्म। तथा ये देखो हम बता चुके हैं, इसको बता दीजिए ये क्या है। तथा ये क्या है यार, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। क्या है ये, दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की क्या है, दूरी। ये काय का चिन्ह लगा हुआ है, वर्ग का है ना, वर्ग है ना, दो का पावर होती है तो उसको बोलते हैं हम वर्ग। तो यहाँ पे बोलेंगे हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी, चिन्ह का नाम ले रहे हैं। देखो यहाँ पे एक ही मतलब एक ही चीज है यहाँ पे, तो हमने इसी का नाम बता दिया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे चिन्ह आया, अब देखो चिन्हों से हमको इस साइड चलते हैं ना, बस। यहाँ पे देखो क्या था, आवेशों के बीच की दूरी, के चिन्ह है ना, तो हम उसके चिन्ह के पहले बोलेंगे के वर्ग। अब देखो एक बटे करके है तो इसी का नाम क्या पड़ जाता है, व्युत क्रमानुपाती। क्या पड़ जाता है इसका नाम, व्युत क्रमानुपाती। तो के व्युत क्रमानुपाती और लास्ट में बोल दीजिए होता है, बस आपका कूलाम का नियम बन गया। एक बार और ये F बताइए, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि बता चुके हम, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, के चिन्ह है ना, तो चिन्ह के पहले के वर्ग, और फिर ये देखो एक बटे करके, तो इसी चिन्ह को बोल देते हैं के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार और, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम हो गया आपका। आया समझ में, मजा आया होगा आपको। तो शेयर वेयर करते रहिए ताकि हमको भी मजा आए। देखें अपन आगे, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा भैया, मनोबल बढ़े हमारा भी। मजा आ रहा है तो आगे चलते हैं अपन, इसको बन जाएगी इसकी परिभाषा।
आप देखो जरा, इसको देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना पूरा और लिखते कैसे हैं। तो पहले हमने लिखा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या था, ध्यान से देखिएगा। कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने बताया F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, दूसरा में तथा दूसरा इक्वेशन दिया उन्होंने F अनुक्रमानुपाती 1/r²। देखो तो आपको लिखना शुरुआत में कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में लिखेंगे हम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना हमने नियम लिया। यहाँ पे शुरुआत में आपको नियम ही लिखना, परिभाषा नियम लिखना है। फिर इसके बाद आपको चित्र बनाना। क्या बनाना है, चित्र। चित्र में क्या बनाना, वही जो आपने बनाया था इसके पहले। ए पॉइंट हुआ यहाँ पे Q1 आवेश रखा हुआ है, ये बी पॉइंट हुआ यहाँ पे Q2 आवेश रखा हुआ है। इनके बीच की दूरी कितनी है, r, और इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो क्या है, F है। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है, F है। और इनको समझा दीजिए। अब देखो इसके बाद हमको समझाना होता है। जो हमने चित्र बनाया अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। यदि हमने चित्र बनाया है तो इसको बताना पड़ेगा कि A क्या है, B क्या है, Q क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, R क्या है, F क्या है। सबको अलग अलग करके बता दीजिए। हमने चित्र बनाया और इसके नीचे हम पहला है इसलिए हम बता रहे हैं आपको। इसमें आपको बताना है Q1, जहां देखो हम पहले शुरुआत में लिखा हमने नियम, फिर इसके बाद बनाया हमने चित्र और फिर नीचे लिखा जहां Q1 Q2 इज इक्वल क्या है, आवेश, या फिर हाँ Q1 और Q2 इज इक्वल क्या है, आवेश। R बराबर है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। F क्या है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, F हो गया। और क्या बचा, ए बी। तो अब ए बी को भी बता दीजिए, बिंदु A.B, इसको बता दीजिए। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, आप इनको बताइए जो मैन है इसमें, बन जाएगा ये। आप देखो इनको जो आपने चित्र बनाया, चित्र को आपको बताना ही पड़ेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सबको बता दीजिए। आप इनको भी बता सकते हैं। आप बता दीजिए ए बराबर लिखिए, ऐसे ए बराबर, देखो ये आप चाहो तो बता सकते हैं। इसको ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम ए बराबर लिखेंगे Q जिस बिंदु पर उपस्थित है, जिस बिंदु पर उपस्थित है वही तो है। तो हम देखो यहाँ पे इसको समझाना जरूरी नहीं है, तो पॉइंट है जहाँ पे हम रख रहे हैं, हम इसको अपनी तरफ से मान रहे हैं। हम यहाँ पे x y z कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं, यहाँ y p q r s बन जाएगा। तो आपको देखो शुरुआत में क्या करना है, परिभाषा लिखनी है, चित्र बनाना। चित्र में जो जो आपके ये वेरिएबल आ रहे हैं आपके, उनको आपको समझाना है कि ये क्या है, इनके बारे में बता दीजिए। और इसके तुरंत बाद आपको इक्वेशन, जो आपने इसका नियम है ना, जो आपका नियम जो बोल रहा था, वही आपको किसमें बना देना है, समीकरण के रूप में। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। समीकरण 1 बन गया। यानी कि इतना लिखने के बाद आपने समीकरण 1 बनाया। इसी प्रकार हमने आगे पढ़ेंगे तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण 2 हो गया। जो आपने ऊपर लिखा है ना, परिभाषा से आप इक्वेशन बना रहे हैं, जबकि हम इक्वेशन से परिभाषा बना रहे थे, ठीक। तो आपने जो परिभाषा में लिखा है वही चीज आपको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देनी है। अब आपको अच्छे से आने लगा होगा कि हम कैसे परिभाषा से समीकरण बना सकते हैं, या समीकरण से हम कैसे परिभाषा बना सकते हैं। आपको बढ़िया सा रिलेशन समझ में आ गया होगा यदि आपने समझा होगा इसको। अब देखो हम इसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसे ही हमने इक्वेशन लिखा है, इसको दिया पहली इक्वेशन, ये वाली हमने फर्स्ट इक्वेशन इसका नाम दिया, और दूसरी इक्वेशन इस वाले का नाम दिया। अब इसमें भी हमको एक नई चीज सीखना है, और यहाँ से लेके मतलब फिजिक्स में कम से कम 4 से 5 या 6 बार इसका यूज करना होता है, बार बार।
बहुत जगह आता है। तो आपको ये समझना है कि इसमें हम यदि ऐसे इक्वेशन आए तो इन दोनों को कंबाइन कैसे करें, दो इक्वेशनों को कैसे एक इक्वेशन में परिवर्तित करें। तो देखो कैसे करते हैं हम। यदि आपको एक साइड इक्वल दिखे, देखो एफ, और यदि आपको एक तरफ दोनों के एक तरफ एक जैसे दिख रहे हैं, यदि दोनों समीकरणों के एक तरफ एक जैसे दिख रहे हैं, एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यहाँ भी है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यहाँ भी है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को एक एक बार लिखना है बस। इन दोनों को क्या करना है, आपको एक एक बार लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अच्छे से समझना भैया, क्योंकि आगे भी यही चीजों का यूज करने वाले हैं। आप यदि ये समझ में आएगा तभी आगे बनेगा, बार बार मैं बोलूंगा नहीं। तो देखें यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे लिखा हमने समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 में देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों में इक्वल है, नहीं है एक जैसे। तो हमने एक बार लिखा, इसको क्या लिखा हमने, एफ। दोनों में देखो इनके बीच में जो चिन्ह लगे हुए हैं वो भी दोनों एक जैसे हैं, अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती। तो हमने इसको भी एक बार लिखा। अब देखो क्या करते हैं, जब भी आपको अनुक्रमानुपाती और एक जैसे, जब भी आपको अनुक्रमानुपाती और एक जैसी वैल्यू एक तरफ मिले तो दूसरी तरफ की वैल्यू को गुणा में लिख देना। क्या करना है आपको, दूसरी तरफ की जो वैल्यू है ये वाली, उसको किस में लिख देना, गुणा में। तो आप लिखेंगे Q1 Q2 मल्टीप्लाई 1/r² बन जाएगा। यानी कि देखो हमने ये 2 बार लिख रहा है, ये भी 2 बार दिख रहा है सेम सेम। तो हमने क्या किया, इसको हमने एक बार लिखा, चिन्ह भी हमने एक बार लिखा, और इस तरफ की वैल्यू को हम क्या करते हैं, जब भी अनुक्रमानुपाती आए बीच में तब की कंडीशन में बात कर रहे हैं हम। तो आपको क्या करना है, इस साइड की वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देना आपस में, बस दोनों का। अब देखो गुणा करने के बाद हमको क्या मिलता है यहाँ पे, ठीक। तो गुणा करने के बाद हमको मिलेगा एफ अनुक्रमानुपाती। एक का हम किसी में भी गुणा करते तो कितना आता है, एक ही आता है कि नहीं आता, सॉरी वही को वही नंबर आता है आपका। जैसे 10 का 1 में गुणा करेंगे 10 एकम 10, 20 का 1 में करेंगे तो 20 एकम 20, 30 का करेंगे 1 में तो 30 एकम 30, 15 का करेंगे तो 15 एकम 15। यानी कि एक का किसी में भी करेंगे वही संख्या आ जाती है आपकी। तो देखो एक का हम इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका Q1 × Q2, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है, 1। देखो एक चीज अच्छे से दिमाग में बैठा लो, हर संख्या के बटे में 1 होती है। जैसे ये x लिखा हुआ है, हम को भी छोड़िए, ये x है तो इस x के नीचे 1 रख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो हर संख्या के बटे में 1 होता है, हर संख्या की पावर 1 होता है, हर संख्या के गुणा में 1 होता है। इसको हम बार बार दर्शाते नहीं है, ये होता ही होता है। तो यहाँ पे देखें अपन, यहाँ पे ये आपका Q1 और Q2 लिखा था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम मान सकते हैं ना कि 1 है। जब 1 है, 1 का हम r² में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे r², यानी कि 1 गुणे 5। एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे देखो 1 गुणे r² बराबर क्या हो जाएगा, r², क्या हो जाएगा, r²। इतना आया समझ में। अब देखो जरा क्या करते हैं, इसके बाद यदि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया आपने तो क्या आ जाता है, एक नियतांक और बराबर का साइन आ जाता है जहां आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है। तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ अनुक्रमानुपाती चिन्ह की जगह आ जाएगा यहाँ पे बराबर का चिन्ह, और बराबर का चिन्ह आने के बाद, बराबर का चिन्ह आने के बाद यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है। देखो इस पूरे की जगह उठ के क्या आ जाता है, बराबर और एक नियतांक की। हमने माना वो नियतांक क्या है, की। स्थिरांक, नियतांक, जो भी आपको बोलना चाहे उसको बोल सकते हैं। और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी तो हमने उतार दी Q1 Q2 बटे r²। तो इतना समझ में आया भैया कि नहीं आया होगा ना। आप दोबारा रिपीट देख लीजिएगा, यदि समझ में ना आए तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो। यदि आपको ये क्वेश्चन से आपको देखो जैसे समीकरण से परिभाषा बनाते नहीं आती तो इसके पहले वाले वीडियो को आप देखिएगा। आप क्रम से ही देखिए वीडियो, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो आपको एक तरफ से देखना, शुरुआत से वीडियो को देखना, पार्ट 1 से और समझ में आता है तो बढ़िया भैया, यहीं से देख। अब देखें यहाँ पे एक नियतांक आ गया, इसको हमने इक्वेशन दिया फर्स्ट, हम समझते हैं, और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं क्या है, सॉरी फर्स्ट नहीं है, पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा ये कौन सा है, थर्ड, तीसरा इक्वेशन है, समीकरण 3। अब देखो जरा यहाँ पे हम इसको बता देंगे, एक नई चीज आ गई ना यहाँ पे,
देखो इसके बारे में, इन सब के बारे में हम बता चुके हैं, जितनी भी वैल्यू अभी तक आ रही हैं उन सब के बारे में हम ऊपर बता चुके हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एफ क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, RS क्या है, ये सब बता चुके हैं। लेकिन नई चीज आई यहाँ पे के, तो के बारे में बता दीजिए, यहाँ पे यहीं पे लिख दीजिए, जैसे ही नई चीज आए तुरंत नीचे लिख दीजिए, जहां के बराबर क्या है, नियतांक, नियतांक या स्थिरांक, क्या बोलेंगे इसको, या तो बोलेंगे हम स्थिरांक, स्थिरांक। अब इसका मतलब क्या होता है नियतांक और स्थिरांक का, देखो समझ में आ रहा है इसी से। इसका संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा नियत धन अंक। अंक कैसा हो, नियत हो, नियत मतलब होता है फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ठीक, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, फिक्स हो। जैसे कि 10 बदल सकते हैं क्या, 10 को, 10 तो 10 ही रहेगा। 20 है, 20 को क्या बदल सकते हैं, आप नहीं बदल सकते ना। 30 है, 30 को भी नहीं बदल सकते। लेकिन यदि x है तो x का मान देखा होगा आपने, कभी 2 आता होगा, कभी 3, कभी 1/2, 4, इनका बदलता रहता ना। तो जो नियतांक है वो नियतांक फिक्स होता है। वो स्थिरांक, इसका भी यदि हम संधि विच्छेद करें, दोनों सेम ही, एक ही चीज है। स्थिरांक मतलब कि स्थिर धन अंक हो जाएगा, स्थिर धन अंक, यानी कि स्थिर मतलब स्थायी और अंक मतलब अंक, जिस अंक कैसा हो, स्थिर हो, स्थायी हो। समझ में आ गया होगा इतना। अब चले हम इसके बाद, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो क्या करते हैं हम इसके बाद, आपका देखो के का मान अलग अलग होता है। अब एसआई पद्धति में के का मान अलग होता है, सीजीएस पद्धति में के का मान अलग होता है। तो देखो एसआई पद्धति में, शुरुआत में देखें हम एसआई पद्धति में, कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में, पद्धति, ठीक। हम किसी दिन इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, एसआई पद्धति क्या है और सीजीएस पद्धति क्या है, एमकेएस पद्धति क्या है, जितनी पद्धतियां सबके बारे में बात करेंगे। वैसे आपने 11वीं में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो करेंगे किसी दिन बाद। एसआई पद्धति में जो के का मान होता है, वो के का मान होता है, ध्यान से देखिएगा, एसआई पद्धति में के का मान होता है 1/1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के का मान होता है। तो ये समीकरण कौन सा है आपका, तीसरा। आपको क्या करना है, जहां के लिखा हुआ है के का मान उठा के ये वाला उठाइए और के की जगह ये वाला उठा के यहाँ पे रख दीजिए, बस। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे शुरुआत में एसआई पद्धति में के इज इक्वल ये, तब समीकरण 3 में के का मान आगे लिख लीजिएगा रखने पर, ठीक। ये वाला मान उठाया हमने, यहाँ पे रख दिया, तो क्या मिला हमको, एफ इज इक्वल, के की जगह हम क्या रखेंगे, ये पूरा मान, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन 0 है तो 0 बोल दिए बाद में। देखो इतना यहाँ पे लिख दिया हमने एप्सिलॉन 0, और क्या है Q1 और Q2, और एक बटे में क्या है इसके R²। तो ये हो गया आपका एसआई पद्धति में कूलाम का नियम। समझ में आया, एसआई पद्धति में कूलाम का नियम। अब इसका हमको मात्रक लिखना होता है, क्या लिखना होता है, मात्रक। तो देखो जरा, यदि हम इसका मात्रक देखें कि एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, इस पूरे इक्वेशन का मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि अरे भैया ये तो मेरे को रटना पड़ेगा न्यूटन, है ना, ये तो मेरे को रटना पड़ेगा न्यूटन। समझ में आया इतना? अच्छा, इतना समझ में आया कि नहीं आया तो लाइक कर दीजिए भैया, मजा आ जाएगा मुझे। देखो इसको हम, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब देखो न्यूटन होता है इसका मात्रक। आपको कैसे पता चला कि इसका मात्रक होता है न्यूटन? आपने तो कभी 11वीं में सुना होगा कि भैया ये तो न्यूटन बल का मात्रक होता है। किसका होता है, बल का मात्रक। अरे भैया ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये बल ही तो है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। चिंता न करिए, अभी दिमाग में बैठा है, दे रहा हूँ, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, बन बैठ जाएगा ऑटोमेटिक, बस सुनते जाइए। लास्ट में अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको और दिमाग में बैठा लेंगे, कभी नहीं भूलेगा। मैं बोल रहा हूँ, जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला। चलें इसके आगे। अब क्या करना है आपको, सीजीएस पद्धति में बताना है। किसमें, ये एसआई पद्धति में निकाल लिया हमने ये मान। तो देखो एसआई पद्धति में हम ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ पे लिख ले रहे हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, जो आपका समीकरण 3 है ये एसआई पद्धति में हो गया।
अब इसी के बाद आपको सीजीएस पद्धति में भी यही मान निकाल लेना है। तो देखो हम सीजीएस पद्धति में निकालते हैं मान इसका, ठीक। तो हम समीकरण 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो समीकरण 3 क्या था आपका, एफ अनुक्रमानुपाती, सॉरी एफ इज इक्वल था आपका के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। समीकरण 3 था हमारा, था कि नहीं। हमने एसआई पद्धति में निकाल लिया, अब निकाल लेते हैं हम सीजीएस पद्धति में। कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। तो हमने लिखा यहाँ पे सीजी, अब ये जैसे यहाँ पे हमने एसआई पद्धति में निकाला, ऐसे हम लिखते हैं यहाँ पे सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में, कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। देखो हम ये सीजीएस पद्धति में यहाँ पे निकालते हैं। तो सीजी, घबराइएगा नहीं भैया, कुछ याद करने को नहीं पड़ेगा आपको, बस गौर से सुनिए और लास्ट में देखिएगा आप बड़े आराम से कहेंगे वाह मजा आ गया। ये जो अभी लग रहा है ना कि मेरे को याद करना पड़ रहा है, अरे सुनते तो जाइए, मजा ना आ जाए तो बताइएगा। सीजीएस पद्धति में देखें अपन, सीजीएस पद्धति में के इज इक्वल होता है 1, के का मान कितना होता है 1। अब भैया कुछ नहीं, यहाँ पे के की जगह 1 रख दीजिए, के की जगह 1 रख दीजिए। तो आपने लिखा यहाँ पे समीकरण 3 में के बराबर 1 रखने पर, या फिर आप यहाँ पे देखो, आपको कुल मिला के समझना है, जो समझ में आए वही लिखना होता है। कभी रटिएगा नहीं भैया, कह दिया आपको पढ़ना है, सही में आगे बढ़ना है तो रटने के चक्कर में रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको रटना नहीं है, समझना है। तो आपने क्या किया, समीकरण 3 में के इज इक्वल 1 रखा, या हम इसको बोल सकते हैं समीकरण 3 में के का मान रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। मतलब तो एक ही हुआ ना, कभी नंबर नहीं काटता भैया यदि आप ऐसे लिखेंगे, सही लिखना, बस मीनिंग सही होना चाहिए। रखें यहाँ पे के इज इक्वल 1, तो एफ इज इक्वल, देखो के की जगह क्या रख देते हैं हम 1, और Q1 वैसे क्या वैसी, Q2 वैसे क्या वैसी, और बटे है आर स्क्वायर वैसे क्या वैसे लिख दिया हमने। अब 1 यहाँ पे गुणा में रखा हुआ, 1 का गुणा किसी में भी करते हैं वही को वही आता है। तो ये हो गया एफ इज इक्वल, एफ बराबर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हो गया आपका सीजीएस पद्धति में कूलाम का नियम। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है डाइन। देखो बल का ही मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में क्या, डाइन, ठीक। यहाँ पे बल की बात हो रही है। बल भैया चाहे वो कोई सा भी बल हो, बल यानी कि बल का मात्रक हमेशा सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, और एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक। तो अब आपको देखो दिमाग में इतना आ रहा होगा, ये तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, डाइन है यहाँ पे, डाइन। आपको यहाँ पे ये चीज भूलेगा कि यार मेरे को सीजीएस पद्धति में के इज इक्वल 1 लिखना है, कि सीजीएस पद्धति में मेरे को के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखना है। इन दोनों में हमको कंफ्यूजन हो जाता है, हम परीक्षा टाइम पे गलत करके आ जाते हैं। के इज इक्वल लिख के आते हैं 1 लिख के आते हैं एसआई पद्धति में, और के इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख के आते हैं सीजीएस पद्धति में। तो देखो हम इसको कैसे आसानी से दिमाग में रखें। देखो जरा हम क्या बोल रहे हैं, बढ़िया सा आपको दिमाग में बैठ जाएगा। उतार लीजिएगा भैया, यदि आपने उतार ना पाया हो तो आप फिर से रिपीट करके और लिख लीजिएगा वीडियो, रिपीट कर लीजिएगा वीडियो और पीछे वाला लिख लीजिएगा। देखो हम ये बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में ये चीज आती है, क्वेश्चन ये यहाँ पे बनता है, या भूल जाते हैं आप कि के बराबर इसमें हमको 1/ε0 लिखना है, एसआई में लिखना है कि सीजीएस में लिखना है, वह के बराबर 1 हमको सीजीएस में लिखना है कि एसआई में लिखना है। इन दोनों को हम क्लियर करते हैं, ठीक। एक बढ़िया से एग्जाम्पल से, ठीक। और यहाँ पे देखा था अपने कि जो बल का मात्रक है यहाँ पे क्या आ रहा था आपका, न्यूटन। क्या आ रहा था, न्यूटन। और यहाँ पे मात्रक आ रहा था इसका डाइन। क्या आ रहा था, डाइन। देखो बढ़िया सा, अब इसको दिमाग में बैठालते हैं हम, सुनिएगा गौर से, मजा आ जाएगा आपको। और मजा आ जाए तो भैया फिर मजा आ जाए तो फिर कर दीजिए, आपका है जो चीज अपन बोल चुके शुरुआत में, हमें भी मजा आए। तो देखो यहाँ पे हम एसआई की बात करें, एसआई आपने सुना हुआ, एसआई का फुल फॉर्म होता है सब इंस्पेक्टर। क्या होता है, सब इंस्पेक्टर। गौर से इसको सुनिएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो एसआई का फुल फॉर्म होता है सब इंस्पेक्टर, यानी कि आपका यहाँ पे इंस्पेक्टर पुलिस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पुलिस, ठीक। तो आपने देखा होगा, बढ़िया से एक चीज दिमाग में बैठाते हैं, हमारे
आप लोग के क्षेत्र में देखा होगा सबसे ज्यादा पुलिस में कौन लोग होते हैं? पुरुष लोग होते हैं, नहीं होते? पुलिस में कौन होते हैं? पुरुष होते कि नहीं? सबसे ज्यादा संख्या पुलिस में किसकी होती है? पुरुषों की होती है कि नहीं? तो देखो एसआई क्या है? एसआई क्या है? सब इंस्पेक्टर यानी कि पुलिस। और पुलिस में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? पुरुष लोग होते हैं। या फिर बात करूं मैं खुद एसआई की तैयारी कर रहा हूं, मैं खुद एसआई की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? पुरुष हूं। मैं क्या हूं? पुरुष। आया इतना समझ में? अब देखो जब ये पुरुष है तो दूसरा देखे हम सीजीएस कौन होगी? मान के चल रहे भैया, एग्जाम्पल ले रहे, ये देखो यदि पुरुष है तो ये हम कौन होगी फिर? देखो दो ही चीजें तो होती है, एक पुरुष होती है, एक स्त्री होती है। तो ये कौन हो गई? स्त्री। सीजीएस क्या हो गई? स्त्री। ठीक, सीजीएस क्या हो गई? स्त्री। अब देखो बढ़िया, इतना दिमाग में बैठ गया तो ये भी अभी दिमाग में बैठ जाएगा। देखना जरा, कभी लड़ाई होती है औरतों में, तो औरतें एक औरत दूसरी औरत को क्या बोलती है? पूरे बल के साथ क्या बोलती है? अरे डायन बोलती है कि नहीं? तो देखो हमें सीजीएस पद्धति में बल का मात्रा क्या होता है? डायन। बोलती है ना कि अरे डायन तू ऐसी है। हम अपनी बुंदेलखंडी में बोले थे कि ते ऐसी है, ते ऐसी है। तो देखो यहाँ पे आपका सीजीएस पद्धति में आपका बल का मात्रा क्या होता है? पूरे बल के साथ क्या बोलती है दूसरी औरत को? डायन। तो ये देखो सीजीएस पद्धति को हमने स्त्री माना और स्त्री को क्या बोलते हैं हम? डायन। जो लड़ती हैं वो लोग। और पुरुष कौन हो गया? अब देखो ये तो डायन स्त्री जैसे लग रही है ना, देखो ये स्त्री है तो ये भी स्त्री जैसे लग रहा है। देखो हमको यही कंफ्यूजन था ना कि हम इसमें डायन लिखें कि न्यूटन लिखें। क्लियर हो गया कि ये स्त्री है तो यहाँ पे डायन होगा और यहाँ पे क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन देखो पुरुष जैसे लग रहा है, नहीं लग रहा? अब देखो जरा दूसरा, अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि यार ये वाले मान कौन किस में है। तो आपने कभी देखा होगा औरतों को, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ औरतों की, बट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए, लंबे टाइम तक दिमाग में बैठाने के लिए। मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ अपनी माता का, मम्मी जी का, तो मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं अपन समझ आ रहे हैं इसको। अब देखो जरा हमें इन दोनों चीजों को याद करना है, दिमाग में लंबे टाइम तक बिठाना। तो देखा होगा आपने कि जब स्त्रियां, एक स्त्री मान लीजिए ये कहीं काम से मार्केट जा रही है, कहीं काम से मार्केट जा रही है और रास्ते में यदि उसकी एक और सहेली मिल गई, रास्ते में ध्यान से देखिएगा, रास्ते में एक और सहेली मिल गई, सुना रहे कहानी, देखिए सुनिए। रास्ते में यदि स्त्री को एक और सहेली उसकी मिल गई तो वो सब भूल जाती कि नहीं? वो फिर लग जाती बातों में कि अरे सुनो, तो बुंदेलखंडी में बोले जैसे हम फिर एक दूसरे का सुनाने लगते हैं कि और सुनाओ, तो मतलब तुम्हारे घर का बनो रहो, कड़ी बनी, दाल बनी, चावल बनो, सब्जी बनी तो काय की बनी, और जा रही तो का ले जा रही, और मतलब समझ आता। देखो ये क्या करने लगती है? खड़ी होकर क्या करने लगती हैं? बातें। स्त्रियां खड़ी होकर क्या करने लगती हैं? बातें। अब देखो ये खड़ी है तो देखो इसकी पोजीशन किसकी जैसी लग रही है? वन की जैसी लग रही है कि नहीं? ये पूरा वन दिख रहा है कि नहीं? ये पूरा वन दिख रहा है। तो देखो क्लियर हो गया कि ये एसआई सीजीएस पद्धति क्या है? स्त्री। और स्त्री खड़े होकर बात करती है बहुत लंबे टाइम तक। ये देखो वन खड़ा लग रहा है जैसे कोई खड़ा हो यहाँ पे, बस क्लियर हो गया इसमें वन। ये तो देखो मान हमको केवल इतना कंफ्यूज था कि ये है कौन किस में रखना है। तो इसमें देखो स्त्री वाले में आपको रखना है वन और पुरुष वाले में रखना है आपको 1/4πε0। मजा आया होगा भैया नहीं? और ये लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद। और देखें अपन इसके बाद, ठीक। तो आज अपन इतने ही पढ़ते हैं और टाइम नहीं है, कुछ काम आ गया हमको, तो अपन इतने पढ़ते हैं भैया। यदि मजा आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको भी मजा आए पढ़ाने में। धन्यवाद।